आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में अब कल सर्वे किया जाएगा। सर्वे कराने से पहले प्रशासन ने सभी पक्षकारों के साथ बैठक की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो इसके लिए वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात रहे। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे को रुकवाने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने और तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी सर्वे के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी नगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी यहां 2 दिन तक रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचते ही जंगमवाड़ी मठ पहुंचे। जंगमवाड़ी मठ से उनका पुराना नाता है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगमवाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहां सीएम योगी जंगमवाड़ी मठ में काशीपीठ के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने यहां वसुधैव कुटुंबकम की बात पर भी जोर दिया। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया का। यही एक भाव है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसमें G23 समेत कांग्रेस के सभी नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर मंथन हुआ। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से सब कुछ भूलकर एकजुट होने की अपील की। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। चिंतन शिविर में 1 फैमिली 1 टिकट का फॉर्मूला लागू करने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा पदाधिकारियों का कार्यकाल फिक्स करने पर भी सहमति बनी। एक 1 फैमिली 1 टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने साफ किया है कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। अनुच्छेद 370 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मामला पहले ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजन यानी आर्टिकल 370 हटाया गया है। दरअसल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 5 अगस्त 2020 के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने टोकते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था। कोर्ट ने फिलहाल परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर ही बड़गाम में हुई कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने राहुल भट्ट की हत्या में शामिल दोनों आतंकियों को बांदीपोरा में मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी फैजल और अबू कासा पाकिस्तानी थे, जो कल राहुल भट्ट की हत्या के बाद बडगाम से बांदीपोरा भाग गए थे। आतंकी फैजल बांदीपोरा में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था। आज आर्मी और पुलिस के साथ एक ऑपरेशन और लॉन्च किया गया बांदीपुरा में। वो अपनी हाइडआउट में दोनों पाकिस्तानी मारे गए। लतीफ राथर उसकी अभी उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसको हम जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया है। सरकार ने राहुल की पत्नी को जम्मू में नौकरी देने और बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाने की भी घोषणा की। इससे पहले आज राहुल के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। राहुल की हत्या के विरोध में कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कटरा में एक बस में आग लग गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 24 यात्री घायल हुए हैं। बस कटरा से जम्मू जा रही थी तभी हादसे का शिकार बन गई। इंजन से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया। बस में वैष्णो देवी के तीर्थ यात्री भी सवार थे। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। आग किस तरह से लगी, कैसे लगी, उसके कारणों का पता अभी
ठोस तौर पे नहीं लगाया जा सका है। इस वाक़े में 4 जो पैसेंजर्स हैं उनकी डेथ हुई है और 24 और जख्मी हैं। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया गया है। एमसीडी ने दिल्ली के कई इलाकों में आज फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने खयाला में बुलडोजर चलाया। समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के साथ ही नजफगढ़ में भी एसडीएमसी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सीएम केजरीवाल ने कल आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही है और कैसे दिल्ली को बर्बाद करने पर उतर आई है। मनीष सिसोदिया के आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी पलटवार किया। जिस तरह से बुलडोजर बांग्लादेशी रोहिंग्या के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर दंगे कराते हैं और फिर जाके आम आदमी पार्टी के नेताओं की शरण में चले जाते हैं। बीजेपी ने भी एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर एएपी दफ्तर के बाहर सरकारी भूमि पर बने 2 अवैध कमरों की जांच कर उन्हें तोड़ने की मांग की है। पंजाब के मोहाली में हुए हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पंजाब के डीजीपी वीके भार्गव ने दावा किया कि मोहाली में आईएसआई के समर्थन से बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप ने हमला किया था। इस हमले के मुख्य आरोपी की भी पहचान हो गई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता लखबीर सिंह लांडा है, जो कनाडा में रहता है। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कनाडा शिफ्ट कर गया ਸੀ। लखबीर सिंह लांडा हरिंदर सिंह रिंदा का सहयोगी है और पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। 2017 से लांडा कनाडा में रहता है और आईएसआई के समर्थन से ग्रुप चला रहा है। जिन 6 साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से निशान सिंह का सीधा संबंध खालिस्तानी लांडा और रिंदा से है। ट्विटर खरीदने का ऐलान कर चर्चा में आए टेस्ला चीफ एलन मस्क ने एक बार फिर धमाका किया है। मस्क ने $44 अरब की ट्विटर डील को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। मस्क ने ट्वीट किया कि डील अस्थायी तौर पर होल्ड पर डाल दी गई है क्योंकि स्पैम और फेक अकाउंट्स की गणना के आंकड़े मिलने बाकी हैं। मस्क ने डील होल्ड पर जाने का कारण स्पैम अकाउंट्स की संख्या को बताया है। हाल ही में ट्विटर ने बताया था कि 2022 की पहली तिमाही में उसके डेली एक्टिव यूजर्स में से स्पैम अकाउंट्स की संख्या 5% से कम है। कंपनी ने इसे अनुमान बताया था और कहा था कि स्पैम अकाउंट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इसी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए मस्क ने ट्विटर खरीद की डील को कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपति अल नहायन पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति की मौत के बाद यूएई सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इस दौरान यूएई में 40 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही देश के सभी प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स के लिए 3 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन एक महान राजनेता और दूरदर्शी नेता थे, जिनके समय में भारत यूएई संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की संवेदना यूएई के लोगों के साथ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.